लड़की और 40 साल के पुरुष की प्रेम कहानी कोई और नहीं, जिन्ना थी। अगर किसी चीज से डरना चाहिए तो वह है प्रेम। कब किससे हो जाए कहा नहीं जा सकता है, किन परिस्थितियों में हो जाए कहा नहीं जा सकता है। प्रेम शायद कुछ भी नहीं देखता, सिर्फ प्रेम की तीक्ष्ण बुद्धि वाली रति की जितनी दिलचस्पी रोमानी कविताओं में थी, उतनी ही राजनीति में भी। जिन्ना भारतीय राजनीति के शिखर को छूने के बिल्कुल करीब थे। हालांकि उस समय उनकी उम्र 40 की थी, लेकिन दार्जिलिंग की बर्फ से ढकी खामोश चोटियों और रति के बला के हुस्न ने ऐसा समा बांधा कि रति और जिन्ना एक दूसरे के प्रेम पाश में गिरफ्तार हो गए। दार्जिलिंग में ही एक बार रात के खाने के बाद जिन्ना ने सर दिनशॉ से सवाल किया कि दो धर्मों के बीच शादी के बारे में आपकी क्या राय है। रति के पिता ने छूटते ही जवाब दिया कि इससे राष्ट्रीय एकता कायम करने में मदद मिलेगी। अपने सवाल का इससे अच्छा जवाब तो खुद जिन्ना भी नहीं दे सकते थे। उन्होंने एक लफ्ज़ भी जाया नहीं करते हुए अपने पारसी दोस्त दिनशॉ से कहा कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना पर किताब लिख रही शीला रेड्डी कहती हैं कि जिन्ना की इस पेशकश से दिनशॉ गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने जिन्ना से उसी वक्त अपना घर छोड़ देने के लिए कहा। जिन्ना ने इस मुद्दे पर पूरी शिद्दत से पैरवी की, लेकिन वो दिनशॉ को मना नहीं सके। दो धर्मों के बीच दोस्ती का उनका फॉर्मूला पहले ही परीक्षण में नाकामयाब हो गया। इसके बाद दिनशॉ ने उनसे कभी बात नहीं की और रति पर भी पाबंदी लगा दी कि जब तक वो उनके घर में रह रही है वो जिन्ना से कभी नहीं मिलेंगी। और तो और उन्होंने अदालत से भी आदेश ले लिया कि जब तक रति व्यस्क नहीं हो जाती जिन्ना उनसे नहीं मिल सकेंगे। सर दिनशॉ का वास्ता एक ऐसे बैरिस्टर से था जो शायद ही कोई मुकदमा हारता था। दिनशॉ जितने जिद्दी थे, लंबे अरसे से इश्क की जुदाई झेल रहा ये जोड़ा उनसे ज़्यादा जिद्दी साबित हुआ। दोनों ने धीरज, खामोशी और शिद्दत से रति के 18 साल के होने का इंतजार किया। जिन्ना के एक और जीवनीकार प्रोफेसर शरीफ अल मुजाहिद कहते हैं कि 20 फरवरी 1918 को जब रति 18 साल की हुई तो उन्होंने एक छाते और एक जोड़ी कपड़े के साथ अपने पिता का घर छोड़ दिया। जिन्ना रति को जामिया मस्जिद ले गए, जहां उन्होंने इस्लाम कबूल किया और 19 अप्रैल 1918 को जिन्ना और रति का निकाह हो गया। रति जिन्ना पर किताब लिखने वाले ख्वाजा रजी हैदर कहते हैं कि जिन्ना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगर वो सिविल मैरिज एक्ट के तहत शादी करते तो उन्हें संभवतः अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ता। इसलिए उन्होंने इस्लामी तरीके से शादी करने का फैसला किया और रति इसके लिए तैयार भी हो गई। निकाहनामे में 1001 रुपये का महर तैयार हुआ, लेकिन जिन्ना ने उपहार के तौर पर रति को 1,25,000 रुपये दिए, जो 1918 में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जिन्ना की अपने से 24 साल छोटी लड़की से शादी उस जमाने के दकियानुसी भारतीय समाज को कैसे रास आ सकती थी, यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में लिखा है, श्री जिन्ना की अमीर पारसी सर दिनशॉ की बेटी से शादी से पूरे भारत में एक तरह का आंदोलन खड़ा हो गया। मैं और रति करीब करीब एक ही उम्र की थीं, लेकिन हम दोनों की परवरिश अलग अलग ढंग से हुई थी। जिन्ना उन दिनों भारत के नामी वकील और उभरते हुए नेता थे। ये चीज़ें रति को अच्छी लगती थी, इसलिए उन्होंने पारसी समुदाय और अपने पिता के विरोध के बावजूद जिन्ना से शादी की।
भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू ने भी डॉक्टर सैयद महमूद को लिखे गए एक पत्र में जिन्ना की शादी का जिक्र करते हुए लिखा था, आखिरकार जिन्ना ने अपनी इच्छा के नीले गुलाब को तोड़ ही लिया। मैं समझती हूँ कि लड़की ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है उसका उसे अंदाजा ही नहीं है, लेकिन जिन्ना इसके हकदार हैं। वो रति को प्यार करते हैं। उनके आत्म केंद्रित और अंतर्मुखी व्यक्तित्व का यही एक मानवीय पहलू है। ख्वाजा रजी हैदर लिखते हैं कि सरोजिनी नायडू भी जिन्ना के प्रशंसकों में से एक थीं और 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान उन्होंने जिन्ना पर एक कविता भी लिखी थी। जिन्ना के जीवनीकार हेक्टर बोलिथो ने अपनी किताब में एक बूढ़ी पारसी महिला का जिक्र किया है, जिसका मानना था कि सरोजिनी को भी जिन्ना से इश्क था, लेकिन जिन्ना ने उनकी भावनाओं का जवाब नहीं दिया। वो ठंडे और अलग थलग बने रहे। हालांकि सरोजिनी बम्बई की नाइटिंगेल के रूप में जानी जाती थी, लेकिन जिन्ना पर उनके सुरीले गायन का कोई असर नहीं हुआ। जिन्ना के एक और बायोग्राफर अजीज बेग ने रति और सरोजिनी नायडू के जिन्ना के प्रति प्रेम का जिक्र अपनी किताब में एक अलग शीर्षक के तहत किया है और उसका नाम उन्होंने दिया है टू विंस ऑफ वीमेन। अजीज बेग लिखते हैं कि एक फ्रेंच कहावत है कि मर्दों की वजह से औरतें एक दूसरे को नापसंद करने लगती हैं, लेकिन सरोजिनी में रति के प्रति जलन का भाव कतई नहीं था। वास्तव में उन्होंने जिन्ना को रति से शादी करने में मदद की। साल 1918 में उस वसंत में जिन्ना और रति के दमकते और खुशी से भरे चेहरों को देखकर लगता था कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। रति के हसीन लचकते हुए बदन पर सुर्ख और सुनहरे हल्के नीले या गुलाबी रंग की पारदर्शी पोशाकें होती। वो चांदी और संगमरमर के लंबे सिगरेट होल्डरों में दबी अंग्रेजी सिगरेटों का धुआं उड़ाती, जिससे उनकी शख्सियत में और भी चार चांद लग जाता। वैसे भी उनकी हर अदा और उनकी खनकती हुई बेसाख्त हंसी उनकी मौजूदगी को और भी खुशनुमा बना देती थी। ख्वाजा रजी हैदर लिखते हैं कि महमूदाबाद के राजा अमीर अहमद खां की उम्र 4.5 साल की रही होगी जब जिन्ना और रति अपने हनीमून के दौरान उनके पिता की लखनऊ के कोठी में ठहरे थे। रति सफ़ेद रंग की सुनहरे और काले बॉर्डर की साड़ी पहने हुए थी और वो उन्हें एक परी की तरह लग रही थी। राजा अमीर खां उनसे दोबारा 1923 में मिले थे जब जिन्ना और रति दिल्ली के मेंडेंस होटल में ठहरे हुए थे। उस समय उन्होंने उन्हें खिलौने खरीदने के लिए 500 रुपये दिए थे। रति और जिन्ना के दोस्त कांजी द्वारका दास ने भी अपनी किताब में लिखा है, मैं उनसे अपनी आँख नहीं हटा पाता था और तब तक उनकी बग्घी को निहारा करता था जब तक वो मेरी निगाहों से ओझल नहीं हो जाती थी। प्रोफेसर शरीफ अल मुजाहिद रति जिन्ना के बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक बार बम्बई के गवर्नर विलिंगटन ने जिन्ना दंपति को खाने पर बुलाया। रति भोज में एक लो कट पोशाक पहन कर गई। जब वो खाने की मेज पर बैठी तो लेडी विलिंगटन ने अपने एडीसी से कहा कि वो रति जिन्ना के लिए एक शॉल ले आए, कहीं उन्हें ठंड न लग रही हो। ये सुनते ही जिन्ना तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, अगर श्रीमती जिन्ना को ठंड लगेगी तो वो शॉल मांग लेंगी। वो विरोध स्वरूप अपनी पत्नी को डाइनिंग हॉल से बाहर ले गए और विलिंगटन के रहते उन्होंने गवर्नमेंट हाउस का कभी रुख नहीं किया। रति मुंह फट हुई थी। 1918 में जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने उन दोनों को शिमला के वायसराय लॉज में भोज पर बुलाया तो उन्होंने हाथ जोड़कर भारतीय तरीके से वायसराय का अभिवादन किया। भोज के बाद चेम्सफोर्ड ने उन्हें सलाह दी कि अगर वो अपने पति के राजनीतिक कैरियर को फलते फूलते हुए देखना चाहती हैं जो उन्हें वही करना चाहिए जैसे रोम में, तो
तो उन्हें वही करना चाहिए जैसे रोम में रहने वाले रोम में करते हैं। रति ने छूटते ही जवाब दिया, एक्सलेंसी, मैंने वैसा ही किया जैसा कि आप कह रहे हैं। भारत में मैंने भारतीय तरीके से आपका अभिवादन किया। ख्वाजा रजीब हैदर बताते हैं कि एक और मौके पर रति एक भोज में वायसराय लॉर्ड रेडिंग के बगल में बैठी हुई थी। जर्मनी की बात चल निकली तो लॉर्ड रेडिंग ने कहा कि मैं जर्मनी जाना चाहता हूं, लेकिन युद्ध के बाद जर्मन हम ब्रिटेन वासियों को अब पसंद नहीं करते, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। रति ने फौरन कहा, तब आप भारत में क्या करने आए हैं? भारत के लोग भी तो आपको पसंद नहीं करते। धीरे धीरे जिन्ना की व्यस्तता और दोनों के बीच उम्र का फर्क जिन्ना और रति के बीच दूरी ले आया। उनके पास अपनी बीवी और दुधमुही बेटी के नखरों के लिए कोई वक्त नहीं था। जिन्ना के सचिव MC छागला लिखते हैं कि जब मैं और जिन्ना किसी कानूनी मसले पर बात कर रहे होते तो रति कुछ ज़्यादा ही बन ठन कर आती और जिन्ना की मेज पर बैठकर अपने पैर हिलाने लगती कि जिन्ना कब बातचीत खत्म करे और वो उनके साथ बाहर निकले। छागला अपनी आत्मकथा रोजेज इन दिसंबर में एक और दिलचस्प किस्सा बताते हुए कहते हैं कि एक बार रति बम्बई के टाउन हॉल में जिन्ना की शानदार लिमोजिन में आई टिफिन लेकर बाहर निकली और सीढ़ियां चढ़ने लगी। उन्होंने कहा, जी, वो जिन्ना को इसी नाम से पुकारा करती थी। सोचो मैं तुम्हारे लिए लंच में क्या लाई हूँ। जिन्ना का जवाब था, मुझे क्या पता तुम क्या लाई हो। इस पर वो बोली, मैं तुम्हारे पसंदीदा हैम सैंडविच लाई हूँ। इस पर जिन्ना बोले, माय गॉड, ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझे चुनाव में हरवाना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं पृथक मुसलमानों वाली सीट से चुनाव लड़ रहा हूँ? अगर मेरे वोटरों को पता चल गया कि मैं लंच में हैम सैंडविच खा रहा हूँ तो मेरे जीतने की क्या उम्मीद रह जाएगी? ये सुनकर रति का मुंह लटक गया। उन्होंने फौरन टिफिन उठाया और खटाखट सीढ़ियाँ उतरते हुए वापस चली गई। रजी हैदर का आकलन है कि दोनों के बीच अलगाव के राजनीतिक कारण भी थे। 1926 आते आते जिन्ना का भारतीय राजनीति में वो स्थान नहीं रहा था जो 1916 में हुआ करता था। फिर रति बीमार भी रहने लगी थी। फ्रांस में बीमारी के बाद भारत लौटते हुए रति ने पानी के जहाज SS राजपूताना से जिन्ना को पत्र लिखा था, प्रिय, मेरे लिए जितना भी तुमने किया उसके लिए धन्यवाद। मैंने तुमको जितना चाहा है उतना किसी पुरुष को नहीं चाहा गया होगा। तुम मुझे उस फूल की तरह याद करना जिसे तुमने तोड़ा था, ना कि उस फूल की तरह जिसे तुमने कुचल दिया था। 20 फरवरी 1929 को मात्र 29 साल की उम्र में रति जिन्ना का निधन हो गया। जिन्ना के सचिव रहे और बाद में भारत के विदेश मंत्री बने मोहम्मद करीम छागला अपनी आत्मकथा रोजेज इन दिसंबर में लिखते हैं, जब रति के पार्थिव शरीर को कब्र में दफन करने के बाद जिन्ना से कहा गया कि सबसे नज़दीकी रिश्तेदार होने के नाते वो कब्र पर मिट्टी फेंके तो जिन्ना शुबक शुबक कर रो पड़े थे। ये पहली और आखिरी बार था जब किसी ने जिन्ना को सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए देखा था। बहुत कम लोगों को पता है कि लंदन में अपनी पढ़ाई के दौरान जिन्ना शेक्सपियर के किरदार रोमियो की भूमिका निभाने के लिए तरसा करते थे। ये भाग्य की विडंबना ही थी कि जिस प्रेम कथा की शुरुआत एक परी कथा की तरह हुई थी, उसका अंत जिन्ना के हीरो शेक्सपियर के मशहूर नाटकों के दुखांत की तरह हुआ।